एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ग्रोथ की संभावना तो रहे ही, साथ ही पोर्टफोलियो स्टेबल भी हो। इसके लिए जरूरी है कि इक्विटी और डेट के बीच सही बैलेंस बना रहे। लेकिन इक्विटी में निवेश कब बढ़ाना है, कब कम करना है, ये यदि एक रूल बेस्ड तरीके से हो तो ये इन्वेस्टर्स के लिए लंबे समय में फायदेमंद हो सकता है। और इसके लिए म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं बात करूंगा फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड की, जिसका एनएफओ 16 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2022 तक ओपन है। आपको याद होगा अप्रैल 2020 में फ्रैंकलिन इंडिया ने अपनी 6 डेट स्कीम्स को वाइंड अप कर दिया था, जिसकी वजह से निवेशकों का पैसा फंस गया था। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे करके फ्रैंकलिन इंडिया ने निवेशकों का पैसा लौटाया है। उस क्राइसिस के बाद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का ये पहला न्यू फंड ऑफर है। हमेशा ये कहा जाता है कि आप सस्ते में खरीदिए और महंगे में उसे बेचिए, लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की और स्पेशली इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, तो हम अक्सर देखते हैं कि यहां पर थोड़ा सा बिकॉज ऑफ फियर एंड ग्रीड ये उल्टा हो जाता है। स्पेशली यदि मैं छोटे निवेशकों की बात करूं तो देखा जाता है कि जब मार्केट में तेजी होती है, जब मार्केट यानी कि तेजी के बाद जब मार्केट बहुत ऊपर आ जाता है, उसके बाद अक्सर निवेशक यहां पर एंट्री करते हैं और फिर जब मार्केट में गिरावट आती है तो मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट में काफी संभावनाएं रहती हैं पैसा बनाने की, लेकिन क्योंकि जो एंट्री है वो गलत समय पर होती है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि यदि रूल बेस्ड तरीके से ये डिसाइड हो सके कि कितना एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए, कितना डेट में होना चाहिए, कब प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, ये एक ही फंड में पॉसिबल है यदि ये बैलेंस एडवांटेज फंड हो। बैलेंस एडवांटेज फंड म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी कैटेगरी है, जिसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 1.7 ट्रिलियन है। ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर एसेट एलोकेशन डायनेमिक तरीके से मैनेज होता है, यानी कि फंड मैनेजर अपने विजडम के आधार पर और मार्केट की सिचुएशन के आधार पर, यह कहिए कि जब इक्विटी की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होती हैं तब यहां पर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाता है, और जब वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाती हैं, जब ऐसा लगता है कि अब इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रोथ की संभावना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, तो ऐसे में इक्विटी एलोकेशन को कम कर दिया जाता है। तो इससे एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों ही बने रहते हैं। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो इस कैटेगरी का मकसद यह है कि यहां पर ग्रोथ की संभावना तो रहे ही, साथ ही डाउन साइड भी प्रोटेक्टेड रहे। यानी कि कोशिश यह हो कि यदि मार्केट में गिरावट आए तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या इस स्कीम की हम बात करें तो यहां पर गिरावट कम हो। उतार चढ़ाव की संभावना इस तरह के फंड में कम रहनी चाहिए। साथ ही हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में जब रिडेम्पशन होता है तो यहां पर आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो दो तरह से कैलकुलेट होता है। यानी कि इक्विटी फंड्स के लिए ये जो कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन है वो अलग तरह से होती है, और नॉन इक्विटी फंड्स के लिए ये कैलकुलेशन अलग होती है। और इक्विटी फंड हम किसे कहते हैं? ऐसा म्यूचुअल फंड जिसका इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेशन मिनिमम 65% हो। तो ऐसे फंड में जो इक्विटी की कैटेगरी में आता हो, यानी कि वहां पर या तो 100% इक्विटी हो या मिनिमम 65% इक्विटी हो, तो ऐसी स्कीम के लिए यदि होल्डिंग पीरियड 1 साल या उससे कम का है तो यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है, और यदि होल्डिंग पीरियड अबव 1 ईयर है तो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसका 15% होता है,
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए पहला जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्टेड है। और 1 लाख रुपए के ऊपर जो भी कैपिटल गेन हुआ है लॉन्ग टर्म में, उस पर 10% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर बैलेंस एडवांटेज फंड में हालांकि जो इक्विटी और डेट का एलोकेशन है ये फंड मैनेजर्स समय समय पर तय करते हैं, और हो सकता है कि जो नेट इक्विटी एलोकेशन है वो 65% से कम भी हो जाए, लेकिन यहां पर होता यह है कि इसे डेरिवेटिव से हेज करके जो ग्रॉस एलोकेशन है वो हमेशा मिनिमम 65% रखा जाता है। तो यदि फंड मैनेजर को कभी ऐसा लगता है कि सिचुएशन के हिसाब से समय इक्विटी के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है, तो ऐसे में इक्विटी एलोकेशन हो सकता है कि बहुत कम कर दिया जाए, और ये एक स्कीम से दूसरी स्कीम में थोड़ा सा, मतलब एक फंड हाउस की स्कीम से दूसरे फंड हाउस का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वहां पर ये अलग हो सकता है। कुछ स्कीम्स में ये जो एलोकेशन है वो 30% से 80% के बीच रहता है, यानी किसी भी वक्त पर इक्विटी एलोकेशन मैक्सिमम 80% रह सकता है, लेकिन कुछ स्कीम्स में ये 0 to 100% भी रह सकता है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड जो कैटेगरी है ये तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है, यानी कि ऐसे निवेशक जिन्हें मार्केट के बारे में बहुत समझ नहीं है, एसेट एलोकेशन चाहते तो हैं लेकिन ये बात पता नहीं है कि एलोकेशन कितना इक्विटी में और कितना डेट में होना चाहिए, और कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है, इक्विटी से डेट में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, ये सब तय करने के लिए ये कैटेगरी बहुत ही सही कैटेगरी है। और मुझे डेफिनेटली मतलब इस तरह के फंड्स पसंद आते हैं। लेकिन यदि हम बात करें फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड की, जिसका एनएफओ चल रहा है, और क्योंकि अभी एनएफओ है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस फंड की बात करूं। लेकिन सच्चाई यह है कि यहां पर कुछ भी ऐसा नया नहीं है, यानी कि पहले से ही मार्केट में 22 बैलेंस एडवांटेज फंड्स अवेलेबल हैं, और ये 23वां बैलेंस एडवांटेज फंड है। अच्छा, अक्सर जैसा मैंने कहा कि यहां पर इक्विटी एलोकेशन कम या ज्यादा हो सकता है, और अधिकतर फंड हाउसेस का जो एलोकेशन है वो मैक्सिमम 80% तक हो सकता है, यानी कि ग्रॉस एलोकेशन जो है इक्विटी में वो मैक्सिमम 80% तक रह सकता है। लेकिन जहां तक फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड का सवाल है, यहां पर यह कहा गया है कि इक्विटी एलोकेशन 0 to 100% या फिर डेट एलोकेशन 0 to 100% भी रह सकता है। और कहीं ना कहीं यह बात मुझे पर्सनली बहुत पसंद नहीं है। हालांकि देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इक्विटी एलोकेशन किसी वक्त पर 100% सच में रह पाएगा। लेकिन यदि मैं अपनी ओपिनियन शेयर करूं तो इस कैटेगरी का मकसद क्या है, नाम में ही है बैलेंस एडवांटेज। तो जब हम बैलेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पर कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन 100% इक्विटी एलोकेशन रहे तो मेरे हिसाब से ये बहुत उचित नहीं होगा। और साथ ही ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जैसे हम जब लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर एक डायरेक्टिव से, यानी कि सेबी के, कि टोटल असेट का मिनिमम 80% लार्ज कैप में एलोकेट होना चाहिए, और यदि हम ऐसे ही मिड कैप की बात करें तो मिनिमम 65% एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में होना चाहिए। लेकिन जब बात होती है बैलेंस एडवांटेज फंड की तो यहां पर यह तय नहीं है कि कितना एलोकेशन लार्ज कैप में होगा या मिड कैप में होगा या स्मॉल कैप में होगा। और इसी तरह से यदि बात की जाए डेट की तो किस तरह के डेट पेपर्स में यहां पर एलोकेशन होगा वो भी डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए यदि किसी एग्जिस्टिंग बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट किया जाए तो मेरे हिसाब से वो बेहतर रहता है। तो ये बात अक्सर जब भी बैलेंस एडवांटेज फंड के एनएफओज आए हैं पास्ट में, मैंने यही कहा है कि बैलेंस एडवांटेज फंड के मामले में जब तक आपके पास में कुछ पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी ना हो या फिर परफॉर्मेंस हिस्ट्री ना हो तो थोड़ा मुश्किल होता है ये डिसाइड कर पाना कि उस फंड में निवेश किया जाए या नहीं। तो इसके लिए एग्जिस्टिंग फंड में इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से
बेहतर रहता है। हालांकि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का कहना है कि उन्होंने इसके लिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क तैयार किया है स्टॉक सिलेक्शन के लिए, और जहां तक डेट एलोकेशन का सवाल है तो मेजर एलोकेशन AAA रेटेड पेपर्स में ही किया जाएगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के अनुसार इस फंड में इक्विटी एलोकेशन तय करने के लिए जो मॉडल तैयार किया गया है उसमें प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यूएशन को 50-50% वेटेज दिया गया है। फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड में मिनिमम 5,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है और उसके बाद 1 रुपी के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1,000 रुपीज का किया जा सकता है। फंड का बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स है। स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर यदि इन्वेस्टमेंट से 1 साल के अंदर यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो उस केस में टोटल यूनिट्स जितनी भी हैं उनका 10% विदाउट एग्जिट लोड रिडीम की जा सकती हैं, और यदि इन्वेस्टर अपनी टोटल यूनिट्स का 10% से अधिक रिडीम करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा, और 1 साल यूनिट्स को होल्ड करने के बाद यदि रिडीम करते हैं तो उस पर कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड एक ओपन एंडेड बैलेंस एडवांटेज फंड है, यानी कि एनएफओ क्लोज होने के बाद विदिन 5 डेज ये दोबारा से ऑन गोइंग सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा। तो एनएफओ के दौरान फंड के बारे में बहुत अधिक जानकारी अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन जितनी जानकारी अवेलेबल है उसके आधार पर मैंने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।